इंस्टॉलेशन किया विंडोज सर्वर का, और उसके अलावा विंडोज सर्वर में कितने कितने वर्जन्स है, कौन से एडिशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। ठीक है, सो ये मेरा दूसरा एनवायरनमेंट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये दूसरे अश्योर बैच का एनवायरनमेंट है। और दूसरे और एक बैच का भी। तो ये सो मेरे हमने जो मशीन्स, 3 मशीन्स डिप्लॉय किए थे। सॉरी, 2 मशीन्स, एक सर्वर ओएस और एक क्लाइंट ओएस डिप्लॉय किया था। अब हम जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो पहले 15-20 मिनट थोड़ी थियरी देखेंगे, फिर लैब पे होंगे। तो पहले 2-3 लेक्चर में थोड़ा थियरी ज्यादा रहेगा, क्योंकि बेस फाउंडेशन हम उसी में बनाएंगे। तो आज अपना सेकंड लेक्चर है। ठीक है, चलो let me open it. तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे क्लाइंट और सर्वर वर्जन्स क्या है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, या कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉयड है उनके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सो हमारे पास विंडोज के पर्सपेक्टिव से हमने देखा था, हमारे पास दो टाइप का प्लेटफॉर्म्स है। सो सॉरी, 2 टाइप के ओएस है, क्लाइंट ओएस और सर्वर ओएस। अपेरेंटली वैसे भी हमारे पास 2 टाइप के ओएस रहते हैं, सर्वर ओएस और क्लाइंट ओएस। और प्लेटफॉर्म हमारे पास 3 है। एक है विंडोज जो डॉस प्लेटफॉर्म है, और 2 नॉन डॉस प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूनिक्स और लिनक्स है हमारे पास। तो सर्वर में हमारे पास क्लाइंट मशीन, अगर हम क्लाइंट ओएस की बात करते हो, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11। विंडोज एक्सपी के बाद आगे भी हमारे पास है विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज 2000 प्रोफेशनल है, फिर विंडोज एक्सपी। और सर्वर ओएस में अगर बात करें तो हमारे पास विंडोज 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2020, 2022। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, हमारे पास 2025 भी है। फिर हमने हार्डवेयर सर्वर्स के बारे में समझा था, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, टावर सर्वर, रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर। विंडोज का मार्केट शेयर समझा था हमने। ठीक है, फिर एडिशंस की बात की थी, वर्जन्स की बात की थी। आज थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने लास्ट टाइम नेटवर्किंग की भी बात की थी। मैंने रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल दिया था, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट को लेकर। अभी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क और नेटवर्किंग भी हमने समझा था। नेटवर्क क्या है, फिजिकल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस है। और नेटवर्किंग क्या है, जब उन फिजिकल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसे हम नेटवर्किंग बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है? यस, नो? यस सर। ठीक है, अभी आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, पहले तो हम यूजर को डिफरेंशिएट करेंगे, यूजर कितने टाइप के होते हैं। अभी उस पे जाने से पहले, ठीक है, उस पे जाने से पहले हमें कुछ और भी चीजें समझनी है। जैसे अगर मैं आईपी प्रोटोकॉल की बात करूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल तो उसका फुल फॉर्म है, क्या है बेसिकली? तो बेसिकली क्या है, वो एक ट्रक है। ठीक है, एक ट्रक है। उसमें तो ट्रक में क्या जाएगा भाई, मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जाएगा। ठीक है, इस ट्रक में जिसका नाम आईपी है,
इसमें बहुत सारा डेटा जाएगा। तो भाई कैसे जाएगा, नीचे रोड है, तो रोड को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा इथरनेट है, डीएसएल है, केबल सिस्टम है, जो फिजिकल केबल्स है, उसे हम रोड बोलते हैं। भाई कौन से मीडियम से जा रहा है, ठीक है। तो वाईफाई सिग्नल्स भी आगे जाके कहाँ कम्युनिकेट होंगे, फिजिकल लेयर पे कम्युनिकेट होंगे, जैसे किसी न किसी नेटवर्क स्विच के साथ मैप होंगे, और नेटवर्क स्विच राउटर के साथ मैप होगा, राउटर फायरवॉल के साथ, और फिर दूसरे डेस्टिनेशन पे सेम रिवर्स मैपिंग होगा। तो हाँ, जो हमारा ट्रक है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और हमने रोड्स डिजाइन करके रखे हैं। रोड्स रोड्स कैसे डिजाइन करके रखे हैं भाई, हमने वाईफाई, भाई इस यूजर को एक्सेस पॉइंट वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करवाना है, तो उसको हमने वो रोड देके रखा है। किसी को फिजिकल कनेक्टिविटी, केबल कनेक्टिविटी देके रखी है, उसको वो रोड देके रखा है। ठीक है, तो रोड डिजाइन करके रखे हैं, और हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं कैसे, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। अभी उसमें नहीं, हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस होंगे इस ट्रक में। ठीक है, तो भाई वो किस चीज के बॉक्सेस हैं, या तो टीसीपी बॉक्सेस हो सकते हैं, या तो यूडीपी, या तो आईसीएमपी बॉक्सेस। तीन टाइप के बॉक्सेस आइडियली, ज्यादातर टीसीपी और यूडीपी बॉक्सेस मिलेंगे। आईसीएमपी तो रेयर केस में मिलेगा, और आईसीएमपी को हम जनरली ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास दो ही बॉक्सेस है, टीसीपी और यूडीपी। तो ये भी मेरा कोई बॉक्स टीसीपी हो सकता है, कोई यूडीपी हो सकता है, इस तरह। ठीक है, अभी इन टीसीपी यूडीपी बॉक्सेस के अंदर क्या रहेगा, तो हर एक बॉक्स में, इनसाइड द बॉक्स देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है। भाई तो किस टाइप का एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है भाई, ये हमारा टीसीपी बॉक्स है, ये भी टीसीपी बॉक्स है, ये भी टीसीपी बॉक्स है, ये यूडीपी बॉक्स है, ये यूडीपी बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस टीसीपी बॉक्स में समझो मेरा एचटीटीपी का इंफॉर्मेशन जा रहा है, वेब सर्वर का इंफॉर्मेशन। इसमें एचटीटीपीएस का जा रहा है, सिक्योर वेब सर्वर का। इसमें एसएमटीपी का इंफॉर्मेशन जा रहा है, यहाँ आई मैप का इंफॉर्मेशन जा रहा है, ठीक है, ईमेल सर्वर का कम्युनिकेशन। इस यूडीपी में डीएनएस का इंफॉर्मेशन जा रहा है, पोर्ट नंबर 53 पे डीएनएस कम्युनिकेशन करता है, राइट। डीएनएस का इंफॉर्मेशन जा रहा है। इस यूडीपी पैकेट में कुछ और मैसेज जा रहा है, डीएचसीपी का पैकेट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल डोरा प्रोसेस का पैकेट जा रहा है। तो इस तरह हर एक बॉक्स के अंदर इंडिविजुअल लेयर रहेगा, और सॉरी इंडिविजुअल पैकेट रहेगा, जिस पैकेट में बहुत सारा डेटा रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम समझे इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, तो ये मेरा पूरा आईपी प्रोटोकॉल है, ये मेरा पूरा आईपी प्रोटोकॉल है। अभी इस आईपी प्रोटोकॉल के अंदर मेरे पास इथरनेट हेडर होगा, और इथरनेट ट्रेलर होगा। ठीक है, इथरनेट हेडर और इथरनेट ट्रेलर। मैं इस पर ज्यादा डीप टाइम नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे कोर नेटवर्किंग का पार्ट है, मैं जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ समझने के लिए कि तो हमारा डेटा कैसे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इस पैकेट के अंदर हमारा इथरनेट पेलोड होगा, इथरनेट हेडर होगा, इथरनेट ट्रेलर होगा, और इथरनेट पेलोड होगा। तो पेलोड में क्या होगा, तो ये तो एक्चुअली ये है आईपी, ये पूरा पैकेट आईपी है। ठीक है, ये पूरा पैकेट आईपी है, तो उसके अंदर हेडर है, ट्रेलर है, ठीक है, और पेलोड है। तो पेलोड में क्या है, आईपी है, ठीक है, मतलब आईपी प्रोटोकॉल है, और उसके अंदर आईपी पेलोड है। तो आईपी पेलोड में क्या आएगा भाई, मेरा टीसीपी है कि यूडीपी है, टीसीपी है कि यूडीपी है, वो बताएगा। ठीक है, एक तो एक लेयर होगा भाई, ये मेरा या तो टीसीपी पैकेट है, या तो यूडीपी पैकेट है। अगर टीसीपी पैकेट है, फॉर एग्जाम्पल उसमें एचटीटीपी डेटा है, या डीएनएस का डेटा है यूडीपी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मेरा डीएनएस यूडीपी पे काम करता है, एचटीटीपी टीसीपी पे काम करता है। ठीक है, तो टीसीपी का डेटा हो सकता है, या यूडीपी का डेटा हो सकता है। ठीक है ना, ये इसे हम पूरा फ्रेम बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं। ये नेटवर्किंग का पोर्शन है। ठीक है, ये विंडोज सर्वर का पोर्शन नहीं है, ये हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स का पोर्शन है, जिसे हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। जब हम ओएसआई लेयर समझते हैं, तो ये उसमें कवर होता है।
अभी आगे बढ़ेंगे तो टीसीपी यूडीपी क्या है, तो भाई टीसीपी यूडीपी है डेटा जो इनडायरेक्ट डेटा है। डायरेक्ट डेटा हमारा एचटीटीपी, डीएनएस, डीएचसीपी का डेटा हो सकता है, एप्लीकेशन का डेटा हो सकता है, डेटाबेस सर्वर का डेटा हो सकता है, ईमेल का डेटा हो सकता है, वो हमारा डायरेक्ट डेटा है। ये इनडायरेक्ट डेटा है, मतलब मेरा डेटा टीसीपी या यूडीपी के अंदर बैठता है, और टीसीपी यूडीपी मेरा आईपी के अंदर बैठता है, ट्रांसपोर्टेड इनसाइड ऑफ आईपी। सो इट इज एनकैप्सुलेटेड बाय द आईपी प्रोटोकॉल। एनकैप्सुलेटेड क्या क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई दवा कैप्सूल के अंदर भरी जाती है, ठीक है, कैप्सूल के अंदर होती है, हम भले पूरा कैप्सूल ले लेते हैं, तो वो क्या रहा है, मैं पूरा कैप्सूल ले रहा हूँ, लेकिन वो किस में जा रहा है, वो एक आईपी है, ठीक है, उसके अंदर मेरा टीसीपी यूडीपी डाला हुआ है, ठीक है, एनकैप्सुलेट किया हुआ है। सो टू वेज टू मूव डेटा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमारे पास दो मेथड है डेटा को मूव करने के लिए, या तो टीसीपी या तो यूडीपी, और ये दोनों ही हम आईपी के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब ये मेरा टीसीपी डेटा है, इसको मैं एनकैप्सुलेट कर रहा हूँ आईपी के अंदर। सो ये काम करता है ओएसआई लेयर 4 पे। तो हमारे पास 7 ओएसआई लेयर्स है, मतलब हमारे पास दो नेटवर्किंग मॉडल्स है। एक है हमारे पास टीसीपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, और एक है ओएसआई मॉडल। अभी जो ओएसआई मॉडल है हमारा, वो रेफरेंस मॉडल है, हम उसे प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली हम टीसीपी मॉडल को यूज करते हैं। ये हमारा रेफरेंस मॉडल, सिर्फ इसको रेफर करते हैं हम समझने के लिए ओएसआई मॉडल को, लेकिन एक्चुअल में हम यूज करते हैं टीसीपी मॉडल को ही। अभी ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स का कम्युनिकेशन होता है, तो ये उस हिसाब से लेयर 4 पे काम करता है, ओएसआई के लेयर 4 पे, और टीसीपी आईपी में हमारे पास 4 लेयर ही है। टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास 4 लेयर है। सो ये हमारा ओएसआई लेयर 4 जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और जैसे मल्टीप्लेक्सिंग भी, इसके पास मल्टीप्लेक्सिंग का भी फीचर है, मतलब क्या, एट अ टाइम मेरे आईपी के अंदर मैं बहुत सारे टीसीपी डेटा भेज सकता हूँ। वी कैन यूज मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम, यानी मेरा ये सारे अगर टीसीपी के बॉक्सेस है, तो इसमें एचटीटीपी का डेटा हो सकता है, डीएचसीपी का डेटा हो सकता है, या इसमें एसएमटीपी का डेटा हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो टीसीपी एंड यूडीपी बहुत सारे बॉक्सेस एट अ टाइम हमारे एक ही सिंगल आईपी में जा सकते हैं, इसलिए हम इसे मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। ये मल्टीप्लेक्सिंग का फीचर है। सो अभी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी क्या है, ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जैसे हमारे पास दो है, टीसीपी और यूडीपी। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, तो पहले तो जो जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं सर्वर से क्लाइंट से सर्वर तक, या सर्वर से क्लाइंट तक, ठीक है, कहीं से भी डेटा इनिशिएट हुआ पर, सो पहले तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन बना के रखता है, इसका एक फॉर्मल सेटअप एंड क्लोज मैकेनिज्म होता है, ठीक है भाई, मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा हूँ, मैंने फिर से कनेक्शन बना के रखा है, एंड अगर जब मेरा डेटा ट्रांसफर हो गया, देन यू से, हाँ भाई मेरा डेटा ट्रांसफर हो गया है, अभी हम कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं। सो कनेक्शन ओरिएंटेड है, उसके वजह से हमको एक बेनिफिट मिलता है, इसकी रिलायबल डिलीवरी का, यानी ये एरर्स में से रिकवर कर सकता है, क्योंकि इसने कनेक्शन बना के रखा है, एंड कैन मैनेज आउट ऑफ ऑर्डर मैसेजेस और रिट्रांसमिशंस। अगर हमारा कोई पैकेट लॉस हो गया, बीच में से लॉस हो गया, या ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, रिलायबल डिलीवरी के मैकेनिज्म के थ्रू ये उसे रिट्रांसमिट कर सकता है अगर ड्रॉप हो गया, या लॉस्ट हो गया, मिसमैनेज हो गया डेटा ट्रांसमिशन में, तो उसे रीऑर्गेनाइज करके फिर से भी अरेंज कर सकता है। और इसके पास एक बेनिफिट और है, जिसे हम फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। सॉरी, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। अभी फ्लो कंट्रोल क्या काम करता है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम जैसे मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है क्लाइंट से सर्वर के पास। अभी सर्वर है तो सर्वर की स्पीड तो ज्यादा रहेगी, ठीक है, यहाँ क्लाइंट है तो समझो क्लाइंट के पास है, अब भाई मेरे पास 10 Gbps का बैंडविड्थ है, 10 Gbps का। आज का मॉडर्न क्लाइंट में मेरे पास 10 Gbps का बैंडविड्थ है, फिर मैं तो पुराना सर्वर हूँ, 10 साल हो गया, बस 1 Gbps का बैंडविड्थ है, नहीं,
फॉर एग्जाम्पल। तो टीसीपी में एक ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटेड है सब, ठीक है। हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं, ये डिफाइंड है ऑलरेडी। ये उसी तरह काम करता है, प्री डिफाइंड है। तो जब मैं यहाँ से 2 GB का डेटा भेजूंगा, जब मैं यहाँ से 2 GB का डेटा भेजूंगा सर्वर के पास, तो 10 GB से जाना चाहिए कि 1 GB से? कौन सा स्पीड से जाना चाहिए? यस, कौन बताएगा? प्रदीप, जितेश, अमरदीप, कोई भी कर। 10 Gbps। करेक्ट, वो 10 GB से ही जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास 10 GB सेंडिंग कैपेसिटी है, मैं क्यों कम डेटा भेजूं? लेकिन जब हमारा टीसीपी यहाँ पे पैकेट लेके जाएगा, देखेगा अरे सर्वर के पास इतना कैपेसिटी नहीं है, 1 GB है, तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेगा भाई 1 GB से डेटा भेजो, तो मेरा डेटा जाएगा 1 GB से। क्योंकि अगर 10 GB से डेटा जाएगा तो भी मैं समझे यहाँ से इसकी एट अ टाइम एक ही बॉक्स लेने की कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से मैं पर सेकंड 10 बॉक्सेस भेज रहा हूँ भाई, वो 10 बॉक्सेस ले ही नहीं सकता है। तो क्या होगा उस सिनेरियो में? पैकेट या तो लॉस हो सकते हैं या तो ड्रॉप हो सकते हैं, या तो लॉस्ट हो सकते हैं या फिर ड्रॉप हो सकते हैं। फिर अगर वैसा सिनेरियो आएगा, फिर उसे रिलायबल डिलीवरी, मतलब डेटा ट्रांसमिशन का टाइम भी चला जाएगा हमारा, वगैरह वगैरह। तो इसका फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म ये डिसाइड करता है कि जो रिसीवर का स्पीड है, सेंडर का नहीं, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो रिसीवर का जो स्पीड होगा उस बैंडविड्थ से ही डेटा भेजेगा, उस बैंडविड्थ से ही डेटा भेजेगा। द रिसीवर कैन मैनेज हाउ मच डेटा इज सेंट। ठीक है, रिसीवर डिसाइड कर सकता है कितना डेटा भेजना है। रिसीवर थोड़े कोई मेरे पास 1 GB से, तो 1 GB से ही भेज, तो सेंडर उसको 1 GB से ही भेजना पड़ेगा हमारे टीसीपी के प्रोटोकॉल में, टीसीपी के प्रोटोकॉल में। इसके विपरीत हमारे पास जो यूडीपी है, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो पहले तो वही ये कनेक्शन लेस है, एक कनेक्शन लेस, यानी कोई फॉर्मल कनेक्शन सेटअप एंड क्लोज का नहीं बनाता है, ठीक है। नो फॉर्मल ओपन और क्लोज कनेक्शन। अभी जैसे कनेक्शन लेस है तो अनरिलायबल डिलीवरी है, ठीक है। ये एरर से में से रिकवर नहीं कर सकता, मैसेजेस को रीऑर्डर नहीं कर सकता, और रीट्रांसमिट भी नहीं कर सकता। और जैसे कनेक्शन लेस है, ना ही रिलायबल डिलीवरी है, तो फ्लो कंट्रोल भी नहीं है। यानी अगर सेंडर ये है, रिसीवर ये है, सेंडर का स्पीड है 10 Mbps और 10 Gbps, और रिसीवर का स्पीड है 10 Gbps, तो सेंडर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डेटा। तो सेंडर डिसाइड करेगा भाई, मैं तो बोलूंगा, ये बोलेगा मैं तो 10 Gbps से ही भेजूंगा, तो रिसीवर उस सिनेरियो में कुछ नहीं कर सकता। उस सिनेरियो में हो सकता है या तो मैसेजेस क्यू में खड़े रहेंगे, या ड्रॉप या लॉस्ट हो जाएंगे। ये अंतर है टीसीपी और हमारे यूडीपी का। क्लियर है इतना? यस। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, कंसर्न्स अभी तक? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लॉट ऑफ पोर्ट्स वी हैव। कितने पोर्ट्स है बस? खाली 65,536 पोर्ट्स है, खाली 65,536। ठीक है। अभी इसमें से 65,536 में से जो 0 से लेके 1023 तक है, 1023 तक, ठीक है। सो इसमें दो कैटेगरीज है, यानी मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास टोटल पोर्ट है 65,536, 0 से स्टार्ट होके 1023 तक, यानी मेरे इधर हुए पोर्ट 1024, टोटल 1024 पोर्ट हुए। और बाकी के जो बचे 1024 से लेके 65,535 तक। 35 क्यों? यहाँ तो 36 है भाई, ये टोटल 5
65,536 है। तो ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट नंबर मेरा 35 आएगा। ठीक है, तो 0 से 1023 जो पोर्ट्स है मेरे, उसे हम परमानेंट पोर्ट्स बोलते हैं, परमानेंट पोर्ट नंबर्स, या नॉन एफिमेरल पोर्ट्स, जो चेंज नहीं हो सकते, जो चेंज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, हमारा HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो भाई वो बाय डिफॉल्ट 80 रहेगा। आप एक पोर्ट नंबर 80 को किसी और सर्विस के साथ यूज नहीं कर सकते। हाँ, HTTP पे दूसरा पोर्ट यूज कर सकते हो, 8080 फॉर एग्जाम्पल 8080 8081 8181, ठीक है, दूसरा पोर्ट यूज कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का पोर्ट नंबर 80 नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए 8080 8090 8089 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं दूसरा कस्टमाइज पोर्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं पोर्ट नंबर 80 किसी और सर्विस के लिए यूज नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा पोर्ट नंबर है फॉर एग्जाम्पल, क्या, सो दूसरा पोर्ट नंबर हमारा 25 है, वो मेरा SMTP पोर्ट नंबर है। 587 है, वो भी SMTP पोर्ट नंबर है। तो इनको मैं किसी और सर्विस के लिए यूज नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि 587 की जगह मैं दूसरा पोर्ट यूज करूँ, बट वी डोंट यूज फॉर SMTP। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जैसे मेरा DNS का पोर्ट नंबर है, तो DNS 53 पे ही काम करेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, 53 को किसी और सर्विस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जो हमारे नॉन एफिमेरल पोर्ट नंबर्स होते हैं या परमानेंट पोर्ट नंबर्स, ठीक है, ये पोर्ट नंबर है मेरा, तो भाई पोर्ट नंबर क्यों चाहिए? तो जैसे कोई भी क्लासरूम में आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, ठीक है, तो एक पूरी बिल्डिंग होगी, ठीक है, पूरा कंप्यूटर, पूरी बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल। तभी पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, ठीक है, and बहुत सारे वो एप्लीकेशन लेयर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे, हर एक फ्लोर पे क्लासरूम्स होंगे, ठीक है। तो हर एक एप्लीकेशन चल रही है हर एक सर्विस की, ठीक है। अभी उस एप्लीकेशन में जाने के लिए, उस क्लासरूम में जाने के लिए आपको एक डोर चाहिए, ठीक है, एक दरवाजा चाहिए, नहीं तो आप जाओगे कैसे? तो उस डोर को हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। तो पोर्ट इज बेसिकली एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर अ एप्लीकेशन और सर्विस। किसी एप्लीकेशन और सर्विस के लिए हम पोर्ट एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। सो जनरली ये हम सर्विस के लिए, कोई भी यूजुअली ऑन अ सर्वर और सर्विस के लिए फिक्स रहता है। जो हमारे 1024 पोर्ट है, 0 से 1023, 1023, वो हमारे किसी सर्विस के लिए फिक्स रहता है हमारे सर्वर पे, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम उस सर्विस को दूसरा पोर्ट नंबर दे सकते हैं, लेकिन ये पोर्ट किसी और सर्विस के लिए यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास 1024 से लेके 65,535 तक पोर्ट नंबर है, जिसे हम टेम्पररी पोर्ट नंबर्स या एफीमेरल पोर्ट नंबर्स बोलते हैं। मतलब अगर मैंने 8080 पोर्ट लिया है, तो 8080 पोर्ट मैं कोई भी सर्विस को दे सकता हूँ, ठीक है, इसलिए हम टेम्पररी पोर्ट नंबर या एफीमेरल पोर्ट्स, टेक्निकली हम एफीमेरल पोर्ट्स बोलेंगे, और नॉन टेक्निकल लेमन लैंग्वेज में, सीधी भाषा में टेम्पररी पोर्ट बोलेंगे। तो मैं इसको HTTP सर्विस के साथ भी असाइन कर सकता हूँ, या डेटाबेस सर्विस के साथ भी असाइन कर सकता हूँ, या कोई और सर्विस के साथ भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये फिक्स्ड नहीं है, ये ओपन पोर्ट्स है, एफीमरल पोर्ट्स भी बोलते हैं, हम इसे ओपन पोर्ट्स भी बोलते हैं, और इसे फिक्स्ड पोर्ट्स भी बोलते हैं। सो ये डिटरमाइन करता है रियल टाइम में बाय द क्लाइंट। अगर क्लाइंट कोई सर्विस भेजना चाह रहा है, कोई रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा है, तो वो जनरली, अगर कोई स्टैंडर्ड सर्विस नहीं है, DNS सर्विस नहीं है, कोई अनस्टैंडर्ड सर्विस है, तो वो जनरली इन पोर्ट्स के थ्रू ही भेजेगा, ओपन पोर्ट्स के थ्रू ही। वो रैंडमली कोई पोर्ट उठा देगा जो अवेलेबल रहेगा, और उसके थ्रू ट्रांसमिशन कर देगा जनरली। लेकिन वो रैंडमली उठाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई भी पोर्ट उठा सकता है, ठीक है। तो उसके कुछ प्रीडिफाइंड नंबर रेंज होती है, उसी पोर्ट में से उठाता है जनरल, ठीक है, बाकी के कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो पोर्ट नंबर्स क्या है हमारे पास, पोर्ट नंबर्स, सो TCP एंड UDP ports can be any number from 0 to 65,535। सो टोटल हमारे पास 65,536 पोर्ट नंबर्स है।
So most servers or services use non-ephemeral or permanent port numbers. Port numbers are for communication, not for security. तो आप port numbers communication के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए नहीं. सिक्योरिटी के लिए भी उस दरवाजे पे हम ताला लगाएंगे, ठीक है. दरवाजा तो चाहिए हमको, एंट्री और एग्जिट पॉइंट चाहिए, पोर्ट चाहिए हमको, लेकिन दरवाजा सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है, ठीक है. दरवाजा से कोई भी अंदर आ जा सकता है. दरवाजे का सिक्योरिटी रख लगाने के लिए हम या तो उसे स्टॉपर लगा देंगे, कुंडी लगा देंगे, ठीक है, या तो लॉक लगा देंगे, उसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं. तो वो सिक्योरिटी ट्रैक अलग है, अभी हम सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे. सर्विस पोर्ट नंबर्स नीड टू बी वेल नोन, ठीक है. आपको मैक्सिमम जो बेसिक सर्विसेज चल रही है उनका पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. तो इसका मैं लिस्ट शेयर करूंगा थोड़ी देर में. टीसीपी पोर्ट नंबर्स आर दी सेम एज यूडीपी पोर्ट नंबर. सो जनरली समझो कोई भी एक सर्विस, कभी कभी क्या क्या होता है, कोई एक सर्विस दोनों पोर्ट पे काम कर रही है, टीसीपी पे भी, यूडीपी पे भी. तो उसी सर्विस के टीसीपी का पोर्ट नंबर अलग होगा, यूडीपी के पोर्ट नंबर का अलग होगा. दोनों सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी सिनेरियो में. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के नेटवर्क रहते हैं. लोकल, जिसे हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. अभी इसको सिंप्लीफाइड करें तो लैन हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, विद इन दी प्रमाइसेस यूज करते हैं, नॉट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी लैन होता है, विद इन दी प्रमाइसेस भी लैन होता है. लेकिन अभी प्रेमाइसेस के बाद समझो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के तीन ब्रांचेस है, एक बैंगलोर में, मुंबई में, पुणे में, फॉर एग्जाम्पल. तो वहां से मैं कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरा वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा. ठीक है. लोकल एरिया यानी मेरा प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वैन यानी मेरा पब्लिक नेटवर्क. अगर मुझे इंटरनेट पे जाना है वो मेरा वैन कनेक्टिविटी हो गया. सिंप्लीफाइड रखें तो. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. लेकिन तो मैन क्या हुआ, जब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं इसको, मैं पूरा हटा देता हूँ, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ. सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स है, कंसर्न्स है? जितेश, प्रदीप, भगीरथ, मजीद, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? नो सर, नो सर. ठीक है, तो मैं नोट पैड ओपन करता हूँ और हम उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. लॉन्च कर लेता हूँ मेरा. तो अगर हम लैन की बात करें तो लैन मेरा एक सिंगल बिल्डिंग में भी हो सकता है. पूरा अगर बिल्डिंग मेरा है तो, या तो हमारे बिल्डिंग का कोई फ्लोर हो तो भी हो सकता है, या फ्लोर पे कोई ऑफिस हो हमारे से तो भी हो सकता है. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भाई पूरे बिल्डिंग में ही हमारा होना चाहिए या पूरा ही फ्लोर हमारा होना चाहिए. छोटे ऑफिस भी होते हैं, मीडियम साइज के ऑफिस भी होते हैं, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी होती है. तो हर एक, कोई एक छोटा ऑफिस है, ठीक है, पूरे फ्लोर पे 10 ऑफिस है, उसमें से एक ही ऑफिस हमारा है. किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फ्लोर होता है, ठीक है, 10 के 10 ऑफिस उसने लेके पूरा ही एक बड़ा ऑफिस बना दिया है, पूरा फ्लोर उसका है. यहाँ तो पूरा बिल्डिंग ही उसने खरीद दिया, ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा फ्लोर है. ठीक है. तो उस सिनेरियो में ये तीनों सिनेरियोस करेक्ट होंगे लैन के लिए. ठीक है. मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड. ठीक है, जैसे हमने आज सुबह या लास्ट लेक्चर में हमने जो डायग्राम देखा था. ठीक है. तो अगर मैं डायग्राम फिर से लेके आ जाऊं. ठीक है, इस तरह सेटअप हो सकता है हमारा. अभी मैन तो क्या है,
तो एक ही सिटी में अगर मेरे पास दो लैन है, एक ही सिटी में मेरे पास दो लैन है, सॉरी, एक ही सिटी में मेरे पास दो लैन है। फॉर एग्जांपल मेरे बैंगलोर में एक एरिया है HSR है, एक है कोरमंगला, कोरमंगला। दो एरियाज है मेरे पास, ठीक है, एक ही सिटी में, और उन मेरे पास दो लैंड है। यहाँ पे HSR में मेरे पास एक लैंड है, और कोरमंगला में भी मेरे पास मेरा ब्रांच ऑफिस लैंड है। अब मैं इनको कनेक्ट करूंगा वाया इंटरनेट, उस सिनेरियो में इस पूरे एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो अगर हम लैंड ऑन मैन की बात करें तो ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल लोकेशन एंड प्रोवाइड्स फुल टाइम कनेक्टिविटी टू लोकल सर्विसेज। जो भी मेरी लोकल सर्विसेज उसमें फुल टाइम कनेक्टिविटी मिलेगी, वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। कंसीडरिंग आज एक आधी सर्विस कोई वंस इन अ ब्लू मून डाउन हुई है तो सर्वर डाउन है कोई रीजन से, तो लेकिन कनेक्टिविटी, मेरी फिजिकल कनेक्टिविटी लगभग अप ही रहेगी, मैं दूसरे मशीन से जाके एक्सेस कर सकता हूँ। मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होगा, स्पैन्स विद इन अ सिंगल सिटी। अगर एक ही सिटी में मेरे पास मल्टीपल ऑफिसेस है और मैं उनको वाया इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ या वाया ISP सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ विच इज पब्लिक नेटवर्क। अभी उसमें भी इंटरनेट में भी मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं, ब्रॉडबैंड और लीज लाइन। ब्रॉडबैंड डेडी शेयर्ड रहता है, लीज लाइन डेडिकेटेड रहता है, ठीक है। और इसके अलावा प्राइवेट कनेक्टिविटीज भी ऑफर करते हैं ISP प्रोवाइडर्स, यानी वो आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो जाएगा वाया वैन ही, ठीक है। जैसे हम MPLS और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बोलते हैं, लेकिन उसको इंटरनेट ही नहीं होगा, वो प्राइवेट कनेक्टिविटी होगा ऐसे, ठीक है, लेकिन होगा ISP के थ्रू, तो उसमें लेकिन चांसेस है क्योंकि वो ओपन कनेक्शन है, क्योंकि पोस्ट आपके राउटर पे आपके प्रेमिसेस में कॉन्फ़िगर होंगे, लेकिन उनका तो कनेक्टिविटी ओपन है, उन पे के नेटवर्क पे तो कोई भी आ रहा है, तो वो है वह नहीं पब्लिक नेटवर्क। तो प्रोवाइड्स फुल टाइम कनेक्टिविटी एंड पार्ट टाइम कनेक्टिविटी। ये दो क्यों है, फुल टाइम पार्ट टाइम, तो भाई कहीं में हमारा इंटरनेट डाउन हो जाता है, ISP सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बोलेगा भाई आज मेरा डाउन टाइम है 4 घंटे के लिए, तो मैं सर्विसेस नहीं दे पाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो उस 4 घंटे के लिए तो मेरा डाउन टाइम हो गया, तो मेरी पार्ट टाइम कनेक्टिविटी होगी। अगर डाउन नहीं हुआ, मेरा लक अच्छा है डाउन नहीं हुआ पूरे साल भर, तो मेरा फुल टाइम कनेक्टिविटी हो गया। अभी वैन क्या होता है, ऑपरेट्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर आपका सिटी से बाहर चला गया, ठीक है, ग्लोब में कहीं भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बैंगलोर सिटी है, बैंगलोर में, ठीक है, ये मेरा बैंगलोर है फॉर एग्जाम्पल, और मेरा समझो लंदन में भी ऑफिस है, यूरोप में है, लंदन में हो सकता है, स्पेन में हो सकता है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लंदन में भी है और स्पेन में भी है, तो दोनों अलग अलग प्रदेश। लंदन एक सिटी है, स्पेन एक कंट्री है। लंदन आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम में, यूके, यूके हमारा कंट्री है जिसमें शहर है लंदन, कैपिटल है लंदन। स्पेन हमारा अगेन कंट्री है। तो इन दोनों ऑफिस के साथ मैं ISP के थ्रू कनेक्टिविटी लूंगा, इसे हम इस सिनेरियो को हम बोलेंगे वैन कनेक्टिविटी। ये वैन कनेक्टिविटी है और ये पूरा मेरा वैन हो गया, ठीक है, ये मेरा पूरा वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इसमें अगेन मेरी फुल टाइम कनेक्टिविटी हो सकती है या पार्ट टाइम कनेक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि डाउन टाइम भी मिल सकता है। क्लियर है इतना? यस, नो? यस सर। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ने से मैं पहले आप लोगों को पोर्ट नंबर दे देगा उस टाइम।
तो यहाँ पे ये मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये लिस्ट बना के यहाँ पे डाल दिया है जो भी कॉमन यूज पोर्ट्स है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बता रहा है भाई आपके, ये तो प्योरली एफीमेरल पोर्ट नंबर्स है। ठीक है, अभी जैसे ये कुछ कुछ पोर्ट नंबर्स है जो है तो 1024 के बाहर, लेकिन हम रैर केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये विन आर एम है। ठीक है, तो ये विंडोज रिमोट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है ये दोनों पोर्ट्स। ठीक है, ये हमारा लोकल मल्टीकास्ट नेम रिजोल्यूशन के लिए होता है, ये एसक्यूएल ब्राउजर के लिए यूज होता है ना, ये तो ठीक है। हाँ, ये एसक्यूएल ब्राउजर के लिए यूज होता है। ये हमारा 8080 एचटीटीपी का अल्टरनेटिव है, कॉमन प्रॉक्सी पोर्ट है। 8443 है एचटीटीपीएस का अल्टरनेटिव है। हमारा 443 स्टैंडर्ड पोर्ट है, एचटीटीपीएस का 8443 अल्टरनेटिव है। ठीक है, 3389 हमारा आरडीबी का पोर्ट नंबर है। 5432 पोस्टग्रेस सीक्वल का नंबर है। रेडी सर्वर के लिए हम यूज करते हैं 1812 और 1813। P2P के लिए हम 1723 यूज करते हैं। ओरेकल डेटाबेस के लिए 1521 है। माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर ये पोर्ट नंबर यूज करता है। ठीक है, सिक्योर POP3 यूज करता है 995, और POP3 यूज करता है हमारा 110। IMAP यूज करता है 143, और सिक्योर IMAP यूज करता है 993। तो यहाँ पे देखिए 143 है मेरा, 110 है। ठीक है, तो ये पूरा पोर्ट्स का, कॉमन पोर्ट्स का लिस्ट है। इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। आप वीकली एक बार पढ़ते रहेंगे इसे। ठीक है, तो या हर रोज 5 पोर्ट्स याद करते गए आप, तो एक महीने में इसे आप अच्छे से गो थ्रू करके याद करके रख सकते हैं। और ये इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर आपको कॉमन सर्विसेज के पोर्ट नंबर पता रहेंगे तो इट इज एन एडेड एडवांटेज, बेनिफिट हो जाता है हमको। प्रोडक्शन में तो बेनिफिट है ही, हमारे काम में तो बेनिफिट मिलता ही है हमको। इसके अलावा इंटरव्यू में भी बेनिफिट मिलता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कंसेप्ट है निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं इसे। निक का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फ्रिक्वेंटली एनआईसी कार्ड, निक कार्ड, निक, इंटरनेट कार्ड, लैन कार्ड, एक ही होता है सारा। ठीक है, हम टेक्निकल नेम इसका निक है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो इट फॉर्म्स एन इंटरफेस बिटवीन दी नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस यानी हमारा कंप्यूटर, जैसे हम लैन से या वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, उसे हम नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जनरली इथरनेट क्या होता है, इथरनेट यानी हमारा लैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क को हम इथरनेट बोलते हैं। लेकिन हमारा मेंटल टेंडेंसी क्या है कि हम प्रोडिक्शन में क्या बोलते हैं, इथरनेट कार्ड, लैन कार्ड। लैन कार्ड करेक्ट, कार्ड जो लैन को कनेक्ट कर रहा है, लैन कार्ड, ठीक है। लेकिन उसका टेक्निकल नेम है हमारा नेक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर एक लैन कार्ड पे या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे हमारा एक यूनिक एड्रेस रहता है, जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस फुल फॉर्म इसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक एड्रेस है जो असाइन होता है हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस पर और कम्युनिकेशन पर्पस ऑन दी नेटवर्क। मतलब इस पे मेरा आईपी एड्रेस असाइन होगा। अभी इस पर प्राइवेट आईपी एड्रेस भी हो सकता है, पब्लिक आईपी एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस तो मेरा, मेरे लैंड में जो आईपी एड्रेस है किसी और लैंड के भी में भी सेम आईपी एड्रेस हो सकता है। तो ये मैक एड्रेस हमारा यूनिक एड्रेस होता है जो हमको हेल्प करता है नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए भी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास मैक एड्रेस का। अभी इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है।
ये टोटल है 48 बिट का। दो पोर्शन है 24 बिट के और 24 बिट के। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? तो ये मेरा मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर है, ये मैन्युफैक्चरर आईडी है। समझिए डेल का अलग होगा, इंटेल का अलग होगा, ब्रॉडकॉम का अलग होगा, ठीक है। ये सबका अलग होगा खुद का मैन्युफैक्चरर आईडी, और ये रहेगा सीरियल नंबर। तो कभी भी अगर सीरियल नंबर सेम भी आ रहा है तो मैन्युफैक्चरर आईडी तो अलग ही होगा, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर सेम आईडी से तो बना नहीं सकता है, करेक्ट। पर सेम सीरियल नंबर से तो बना नहीं सकता है मल्टीपल एंड टास्क। तो इस तरह ये यूनिक कॉम्बिनेशन सेट होता है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है। एक मिनट, मैंने कुछ मिस कर दिया। Probably not। हाँ, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया ये यहाँ पे। अभी ये तो हमने समझे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन मैन लैन। इसके अलावा हमारे पास कोई और नेटवर्क्स होते हैं? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? हमारे पास तीन चार और नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कैन हो गया, पैन हो गया। ठीक है। तो कैन क्या है? कैन हम दो फुल फॉर्म होता है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। भाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल बिल्डिंग से एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही प्रोमाइस है, तो उसे हम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। यहाँ किसी कॉलेज के मल्टीपल विंग से एक ही लोकेशन पे, कॉलेज का बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है, तो उसी के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स है। एक इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, एक मैकेनिकल बिल्डिंग है, एक इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग है, ठीक है, आर्ट्स का बिल्डिंग है, ठीक है, एक्सेट्रा। सो उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। उसके अलावा हमारे पास पैन होता है, ठीक है। ये फ्राइंग पैन नहीं है, या मिल्क पैन नहीं है, दूध नहीं है, चाय नहीं बनाना है। चाय पीने हम थोड़ी देर के बाद जाए, 10 मिनट करिए। ठीक है, तो पैन क्या है? पैन का फुल फॉर्म है पोर्शनल एरिया नेटवर्क। पोर्शनल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल ये यूज होता है आईओटी डिवाइसेस में। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, हम सबके पास आजकल स्मार्टफोन ही है, हम बेसिक फोन यूज नहीं करते। अभी समझो मेरे स्मार्टफोन के साथ मैंने एक वॉच लेकर रखी है। अगर आपके पास एप्पल फोन है तो आपने एप्पल वॉच लेकर रखी है, एंड्रॉइड फोन है तो स्मार्ट वॉच लेकर रखी है। तो स्मार्ट वॉच का बेनिफिट क्या है? भाई आप वॉक कर रहे हो तो आपके स्टेप्स काउंट कर रहा है फोन लिए बिना ही, आपका हार्ट बीट मॉनिटर कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो सब डेटा आप कहाँ देख सकते हो? वॉच में एक हद तक देख सकते हो, और एक मोबाइल ऐप में जाके उस वही डेटा ब्लूटूथ से सिंक करके देख सकते हो। तो वो हो गया हमारा प्राइवेट एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। हम जनरली उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल है, मेरा पर्सनल है, प्राइवेट नहीं है वो डेटा। मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनल है मेरा, ठीक है, मेरा खुद का है। तो वो मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ, उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोले। इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। भाई अगर मैं कोई भी नेटवर्क, ठीक है, इसको हम चलते इसमें समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चार कंप्यूटर है, फॉर एग्जाम्पल चार कंप्यूटर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। वही चार कंप्यूटर है, इनको मैं सेंट्रली कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? तो भाई पहला मैकेनिज्म मैं हब के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझो मैंने हब के साथ कनेक्ट कर दिया, फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई। एक कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर सी है, कंप्यूटर डी है। अभी कंप्यूटर ए बी सी डी कैसे हो गया? कंप्यूटर ए हम बोलते हैं भाई ऐश्वर्या राय का है, कंप्यूटर बी है तो भाई बच्चन साहब का है, कंप्यूटर सी है तो चाचा चौधरी का है, ठीक है, कंप्यूटर डी है तो डेविल का है।
ठीक है, तो 4 कंप्यूटर है। ठीक है, अभी डेविड यानी देवीलाल सिंह हमारा, ठीक है, एक मूवी के हीरो। ठीक है, हम जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। अभी समझो ऐश्वर्या राय चाचा चौधरी को कोई डेटा भेजना चाह रही है, ठीक है, कंप्यूटर सी पे। तो जब डेटा पैकेट यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो हमको तो पता नहीं भाई सी कंप्यूटर का है, क्योंकि ये इसके पास खुद की मेमोरी नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है। बोले चाचा चौधरी का दिमाग तेज चल रहा है, लेकिन आपकी खुद की मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो आपकी तो वो मेमोरी नहीं है, तो क्या करेगा ये, पैकेट रिसीव करेगा ऐश्वर्या की मशीन से जो पैकेट आया, और फिर से ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट क्या है, वन टू ऑल, वन टू ऑल, सब लोगों को ये डेटा भेज देगा। ये जिसे जरूरत नहीं है उसे भी डेटा चला जाएगा, इसे भी डेटा जाएगा, इसे भी डेटा जाएगा, इसे भी डेटा जाएगा, इसे भी डेटा जाएगा। तो सी मशीन के लिए डेटा है वो एक्सेप्ट करेगा और ये सारे ड्रॉप कर देंगे पैकेट को, ये सारे पैकेट को ड्रॉप कर देंगे। तो अगर ये तो मेरे 4 कंप्यूटर है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास 40 कंप्यूटर, 400 कंप्यूटर, 40,000 कंप्यूटर, 4 लाख कंप्यूटर होते तो क्या सिनेरियो होगा, इसमें एट ए टाइम मल्टीपल डेटा लोग सेंड कर रहे होंगे। उसके वजह से हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पहले तो कंजेशन आ जाएगा, क्योंकि सारे डेटा, अगर जैसे ऐश्वर्या ने डेटा भेजा तो उसने क्या क्या ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको वापस भेज दिया, ऐश्वर्या के पास भी वो पैकेट गया। ठीक है, ऐश्वर्या की मशीन पे भी, कंप्यूटर पे भी पैकेट गया। तो अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रहा है, मेरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये पैकेट्स, और अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम। उस अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम के लिए ब्रॉडकास्ट की वजह से क्या होगा, जैसे डी पे डेटा भेज रहा है, सी भी डेटा भेज रहा है, बी भी डेटा भेज रहा है एट ए टाइम, तो क्या होगा, कोलाइजन होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, कंजेशन भी होगा, ट्रैफिक जाम भी होगा, और कोलाइजन भी हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो जाएगा, और उसके चलते पैकेट डेटा सब लॉस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है मेरी, अननेसेसरी। ठीक है, अननेसेसरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, कोलाइजन हो रहा है, और कंजेशन हो रहा है। उसके वजह से मेरा डेटा भी लॉस्ट हो रहा है, रीट्रांसमिशन की नौबत आ रही है। सो मेरा हब स्मार्ट डिवाइस नहीं है, ये डमी डिवाइस की तरह काम करता है। इसका खुद का दिमाग नहीं है, ये डमी डिवाइस की तरह काम करता है, डेटा रिसीव करेगा और सबको भेज देगा, डेटा रिसीव करेगा सबको भेज देगा। ठीक है, इसलिए हम आजकल हब यूज नहीं करते हैं, बहुत साल हो गए हब यूज नहीं करते हैं। मे बी बीएसएनएल कहीं कहीं हब यूज करता है। ठीक है, वो सिनेरियो है बीएसएनएल की, कोई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो बीएसएनएल कहीं कहीं पे हब यूज कर सकता है, हब की जगह पे वो रिपीटर्स यूज करता है, टेक्निकली रिपीटर्स यूज करता है। आपने अगर देखा हो कहीं पे तार लटका होगा और राउटर जैसा डिवाइस या स्विच जैसा डिवाइस लटका होगा, ठीक है, बाहर कहीं पे बीएसएनएल के इस पे, बीएसएनएल के सिनेरियोज पे। ठीक है, बीएसएनएल के इस पे, तो वो जनरली रिपीटर होता है। रिपीटर सिर्फ डेटा बूस्ट करके आगे भेज देता है, उसका कोई और काम नहीं है। ठीक है, तो रिपीटर्स भी हम आजकल यूज नहीं करते हैं, रेयर केस में। लेकिन हमारे पास स्मार्ट डिवाइस है जिसे हम स्विच बोलते हैं। अब ये स्विच है, स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट का मतलब कुछ तो अलग होगा। ठीक है, तो क्या अलग है, तो जब सिनेरियो सेम लेते हैं, ए बी सी डी, 4 मशीन है, ऐश्वर्या बच्चन, चाचा चौधरी और डेविल, 4 हीरोज हैं हमारे, और 4 मशीन है उनके। ठीक है, अभी ऐश्वर्या जब डेटा भेजना चाह रही है चाचा चौधरी को, तो ये डेटा आएगा पहले स्विच के पास, जो भी पोर्ट पे मशीन कनेक्टेड है। ठीक है, अभी इस पोर्ट, जब ये डेटा यहाँ से आएगा तो स्विच देखेगा, अभी ये इस पोर्ट से डेटा आया है, तो वो एक टेबल बनाएगा जिसे हम मैक टेबल बोलते हैं। स्विच स्मार्ट है तो एक मैक मैक टेबल बना के रखता है। ठीक है, मैक यानी हमारा मैक एड्रेस। ठीक है,
तो इस टेबल में क्या होगा, बोलेगा भाई ये पोर्ट नंबर है मेरा, पोर्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 24, इस पे ये मैक एड्रेस है BA XYZ, ठीक है। पोर्ट नंबर 24 पे ये मैक एड्रेस है। तो ये आया, तो अभी स्विच को तो पता नहीं है चाचा चौधरी का कौन सा मशीन है, तो स्विच क्या करेगा, इस पे डेटा वापस नहीं ब्रॉडकास्ट करेगा, बाकी मशीन पे डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे भी ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी फर्ज करो दूसरे सिनेरियो में डी डेटा भेज रहा है अगेन चाचा चौधरी को, डी डेटा भेज रहा है चाचा चौधरी को। तो डी का पैकेट जाएगा यहाँ पे, तो इस पोर्ट नंबर पे डी कनेक्टेड है, तो फिर से वो जब पैकेट रिसीव होगा स्विच के पास, तो देखेगा भाई अच्छा पोर्ट नंबर, समझो ये पोर्ट नंबर 16 है, तो पोर्ट नंबर 16 पे ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो फिर फिर से अगेन ब्रॉडकास्ट कर देगा डेटा, अगेन ब्रॉडकास्ट कर देगा, अपना टेबल भी बनाते जा रहा है, और डेटा जहाँ नीडेड है वहां ब्रॉडकास्ट करता जा रहा है, जहाँ नीड नहीं है यहाँ पे वो डेटा नहीं भेज रहा है, क्योंकि यहाँ से तो सेंडर ने भेजा डेटा, तो यहाँ नहीं भेजेगा, ठीक है। अभी मैं उसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या, अभी समझो सी डेटा भेज रहा है, सी को डेटा भेजना है ए को, या बी को डेटा भेजना है, समझो हम मेजर करते हैं, बी को डेटा भेजना है डी को। तो बी जब डेटा भेजेगा इस पोर्ट पे, समझिए पोर्ट नंबर 4 है, पोर्ट नंबर 4 का एंट्री बना देगा वो, पोर्ट नंबर 4 से एंट्री आया है, डेटा आया है, और उसका ये मैक एड्रेस है। अभी वो देखेगा अच्छा डी के लिए है, इसमें तो मैक एड्रेस, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मैक एड्रेस रहेगा, तो सोर्स तो ये हो गया बी, और डेस्टिनेशन क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया डी, और सोर्स हो गया बी, सोर्स हो गया बच्चन, डी डेस्टिनेशन हो गया डेविड। तो देखेंगे अच्छा डी का तो मेरे पास मैक एड्रेस है पोर्ट नंबर 16 पे, तो सीधा वो यहाँ पे डेटा भेज देगा, यूनिकास्ट कर देगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। तो स्विच हमारा क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा जब तक उसको सारे पोर्ट्स पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनका मैक एड्रेस मैक टेबल में नहीं एंटर हो जाते। जैसे जैसे वो एंट्री करता जाएगा, तो उस डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए मैक एड्रेस के लिए अगर कोई डेटा आ रहा है, तो उस पर वो सिर्फ यूनिकास्ट कर देगा। और जब उसका पूरा मैक एड्रेस मैक टेबल बन जाएगा पूरे स्विचेस का, सारे पोर्ट्स का, ठीक है, तब वो सिर्फ यूनिकास्ट करेगा, तब वो सिर्फ यूनिकास्ट करेगा। इससे हम इसलिए हम स्विच को स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो, सर डिटेल्स को क्लियर है, राइट यस सर, भाई? क्लियर। ठीक है, अगर आप बोलना नहीं चाहते तो थम्स अप रिएक्शन भी दे सकते हो टीम्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थम्स अप रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, नहीं तो हम किसी को बोलेंगे थम्स अप रिएक्शन देने के लिए। यस, कौन देगा थम्स अप रिएक्शन? यहाँ पे आपके पास रिएक्ट में है, रिएक्ट में आप जब थम्स अप करोगे, देखो मुझे ऐसे दिखेगा। हैंड रेज नहीं करना है, रिएक्ट करना है, जीते चलो, ठीक है। रिएक्ट में जाके जैसे मैं, हाँ प्रदीप ने दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं इसमें। थम्स अप भी करोगे तो मुझे समझ में आएगा, क्लियर है? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। राउटर, तो राउटर क्या है बेसिकली, तो राउटर में क्या सिनेरियो है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे पास समझो दो ऑफिस है,
एक तो मेरा लंदन ऑफिस है, यहाँ स्पेन ऑफिस है, मैं स्पेन दे देता हूँ। और एक मेरा बैंगलोर ऑफिस है। यहाँ पे मेरे पास लैन है, स्विच है, और स्विच के साथ सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये मेरा लोकल लैन है। और स्पेन में भी मेरे पास लोकल लैन है। ठीक है, अभी मैंने आईएसपी को बोला भाई मुझे इन दोनों के बीच में वैन कनेक्टिविटी चाहिए। लैन तो है, ठीक है, ये मेरा दूसरा लैन है और ये दूसरा लैन है। अभी मुझे वैन कनेक्टिविटी चाहिए, तो आईएसपी बोलता है ठीक है सर, मैं आपको वैन कनेक्टिविटी दे देता हूँ, लेकिन कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश होगी? तो मुझे मेरे एंड पे एक राउटर रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, और ये कनेक्ट होगा आईएसपी के राउटर से, ये भी कनेक्ट होगा आईएसपी के राउटर से, और इन दोनों के बीच में आईएसपी की कनेक्टिविटी है। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं देखें, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं डायग्राम को, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अगर मुझे दोनों लैंस को कनेक्ट करना है तो मुझे चाहिए राउटर। अगर डिफरेंट नेटवर्क्स को मुझे कनेक्ट करना है, डिफरेंट लैंस को, तो मुझे कंपल्सरी राउटर चाहिए, कंपल्सरीली राउटर चाहिए। तो अगर हम चल के देखें क्या है स्लाइड में। सो हब क्या है? इट इज जनरली यूज्ड टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, इट विल ऑलवेज डू ब्रॉडकास्टिंग, इट विल ऑलवेज डू ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, फिर स्विच है, that is like hub only. It is also used to connect to all devices on a network so they can communicate with each other. But first time switch will do broadcast and from second time onwards it will do unicast, क्योंकि वो मैक टेबल बना के रखता है और मैक टेबल में सारी एंट्रीज करता जाता है। फिर राउटर क्या करता है? राउटर इज अ डिवाइस which allows communication between two or more different networks। अगर मेरे दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम राउटर यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस जनरली। क्लियर है अंडरस्टैंडिंग? यस। अब स्विच राउटर का, तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्विक 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे। ठीक है, 9:53 हुआ है, 10:03 को हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट्स क्विक टी ब्रेक। ठीक है, फिर हम सर। लैब स्टार्ट करेंगे। हम लैब स्टार्ट करेंगे। हाँ कुछ बोलना है जितेश, बताओ। जी सर। मेरे को एक छोटा सा डाउट है। हाँ बताओ। लैन कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो उसका एक मैक एड्रेस स्विच के साथ बाइंड रहता है। हम्म। अगर कुछ मैक एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो पर्टिकुलर एक सिस्टम वो मैक एड्रेस मैक बाइंड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, मैक मैक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा मतलब। हाँ मतलब अगर क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, तो वहाँ पे इंटरनेट का एक एड्रेस रहता हम्म। है इनका, ठीक है। वो पर्टिकुलर एड्रेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। हम अगर दूसरे सिस्टम का हम अगर उसका नेटवर्क एड्रेस लेके उसमें डालेंगे ना सिस्टम में, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो उसका जो खुद का जो नेटवर्क एड्रेस है उसके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। नहीं, नेटवर्क यानी आईपी एड्रेस ना। नहीं नहीं, नेटवर्क एड्रेस। आप क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में एडवांस के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे नेटवर्क एड्रेस रहता है। उस केस में ऐसा हो सकता है कि
या तो तुम्हारा जो नेटवर्क में जो स्विच जैसे जहां से कनेक्ट है उसका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ERP अगर रिजोल्व नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर्टिकुलर मशीन का मैक एड्रेस वो लर्न नहीं कर पाता, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। इधर लैंड प्रॉपर्टीज में चलते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन उसमें कंफ्यूजन में हम्म, नेटवर्क एड्रेस। कहाँ है ऑप्शन? यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है नेटवर्क एड्रेस का। नहीं नहीं संतोष भाई, जनरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो। जनरल जो नेटवर्क में आ रहा है ना वो क्या बोल रहे हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी नीचे TCP/IP4 करो। हाँ अभी प्रॉपर्टीज में जाओ। हाँ IP एड्रेस जहाँ पे दिखता है ना हमको प्रॉपर्टीज में, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे मैक आईडी भी होता है। हाँ। अभी क्या है उसका कंसर्न की पर्टिकुलर मशीन में जो IP दिया है वो IP से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है नेटवर्क में। अगर वो दूसरा IP लेके वहां पे डालेगा तो वो मशीन कम्युनिकेट करता है फिर। उसका हम्म कंसर्न ये है। नहीं नहीं, मैं लेन आईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये जो क्या बोलते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही ऑप्शन रहता है, वहां पे एक अपना मैक एड्रेस जैसा रहता है ना, वैसे ही एक नेटवर्क आईडी भी रहता है। हाँ नहीं तो नेटवर्क आईडी या तो कहीं ब्लॉक हो रहा होगा। वो आपको वायर शार्क डाल के, वायर शार्क सॉफ्टवेयर डाल के उसका पैकेट स्टडी करना पड़ेगा, पैकेट ट्रांसमिट कैसे जा रहा है और कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। वायर शार्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वायर शार्क आप डाउनलोड करके उसको मॉनिटर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो पूरा पैकेट फ्लो कैसे जा रहा है। ओके। ठीक है, इसके थ्रू ये पूरा दिखा देगा वो पैकेट कैसे गया, कहाँ पहुंचा, कौन से स्विच से गया, उसने कौन सा रिक्वेस्ट डाला, ARP रिक्वेस्ट ब्लॉक हुआ कि वो नेटवर्क आईडी ब्लॉक हुआ, वो सारा दिखा देगा ये। लेकिन इस उसके लिए इसको स्टडी करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर फ्री टू यूज है, इसका कोई पैसा नहीं है। ठीक है, देखो ये डोनेट आ रहा है, ये पूरा फ्री है यूज करने के लिए। ओके। ठीक है, लेकिन इसका नॉलेज चाहिए आपको। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए इसमें से। लेकिन ये आपको पूरे नेटवर्क का एनालिसिस बता देगा। जैसे अगर मेरा कोई DHCP का भी रिक्वेस्ट जा रहा है या DNS का भी रिक्वेस्ट जा रहा है, DNS का पैकेट जा रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी का सारा पूरा पैकेट आपको दे बता देगा। ये पैकेट इस पोर्ट से गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। ओके। उसके फ्लैग्स तक बता देगा, नेटवर्क फ्लैग्स भी बता देगा, मतलब पूरा डिटेल में। जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते यहाँ से। जैसे इस मशीन से, मेरा क्लाइंट मशीन से मेरे सर्वर मशीन तक अगर कोई पैकेट गया है, ठीक है, तो वो कैसे गया है, कैसे काम कर रहा है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है नॉर्मलाइज। लेकिन वायर शार्क से तो हम सारा वो प्रोसेस स्टडी कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके, डन है सर। ठीक है, सो हम 10 मिनट का कोई ब्रेक ले लेंगे। अभी 9:59 हो गया, 10:10 को हम वापस स्टार्ट करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से रिज्यूम करने